hierarchy. Now, after hierarchy, what is the next term? Okay. Now we would be studying about some of the classification systems. अब क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पे जाने से पहले भी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या ये हम आज पहली बार कर रहे हैं या पहले भी ये हो चुका है, पहले भी किसी ने करा है? तो अगर हम बात करते हैं इसके थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, जो हमारा एक पूरा क्लासिफिकेशन का पार्ट है, पूरा हायरार्की, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, ये सब कुछ है, उसके अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखें कि हम अपने अगर हिंदू स्क्रिप्चर्स की बात करें तो वेदास में, पुराण्स में काफ़ी सारे ऐसे ऋषिज या महर्षिज हुए हैं, जैसे चरक या पतंजलि, जिन्होंने मेडिसिनल, हमें पता है, प्लांट्स पे काम करा है। इवन आयुर्वेदा जैसे सब्जेक्ट्स के वो मास्टर्स रहे हैं। तो प्लांट्स पे काम करने के लिए भी उन्होंने प्लांट्स को इसी तरीके, कुछ अलग तरीक़ों से कैटेगराइज करा था या क्लासीफाई करा था। तो ये जो ब्रांच है ये आज की ब्रांच नहीं है, दैट इज़ व्हाई वी आर सेइंग इट इज़ क्लासिकल। ये बहुत पहले से एविडेंट रही है। टाइम बाय टाइम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट सिस्टम्स दिए हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए। अगर हम उस वैदिक एरा की बात कर रहे हैं तो उसके ही कुछ आसपास जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, जैसे कि एरिस्टोटल या थियोफ्रास्टस, उन्होंने भी कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशंस को करने की कोशिश करी थी। उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को जस्ट प्लांट्स या एनिमल्स में बांटा था। फिर आगे हम आते हैं 1700s में। तो 1700s में जो पाइनियर है या जो कह सकते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, उनका जिक्र आता है, एंड दैट पर्सन इज कैरोलस लीनियस। अब जो कैरोलस लीनियस है, उन्होंने 1758 में सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में बांटा था, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी बेसिकली इसी से उन्होंने दो किंगडम्स में बांटा था, क्योंकि किंगडम सबसे ब्रॉडर लेवल है, सबसे हाईएस्ट लेवल है। तो प्लांट्स और एनिमल्स या प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इसी को बोला गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कब दिया गया? 1758 में कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया। ठीक है। देन आगे चल करके 1800s में, या वी कैन से लेट 1800s में, एक अगेन साइंटिस्ट आते हैं, हेकल। हेकल ने पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 किंगडम्स में डिवाइड करा। जिसको बोला जाता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या थे वो 3 किंगडम? दो तो वही थे जो कैरोलस लीनियस ने बोले थे, प्लांट्स और एनिमल्स। इन्होंने एक थर्ड किंगडम और दिया, मोनेरा, या कह सकते हो बेसिकली बैक्टीरिया की इन्होंने बात करी। तो प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी इन्होंने ये आइडेंटिफाई करा कि देयर आर सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो व्हिच आर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। सो ही गेव अ थर्ड किंगडम व्हिच वाज नोन एज मोनेरा। ओके, नाउ in the later period of time after 1800s, in 1956 again a scientist came called as Copeland. Copeland gave 4 kingdom classification. Now this particular scientist
divided the entire living organisms into 4 kingdoms. The 3 were same as of Haeckel. He added one more kingdom, and that was Monera remained same. Then plants, what he called as metaphyta. Animals, what he called as metazoa. And then a 4th category or a 4th kingdom he gave, that was Protista, which he actually called as Protistota. So these were the 4 kingdoms which Copeland gave. Now ये सब कुछ चल रहा था, क्लासिफिकेशन दिए जा रहे थे, कैटेगरीज ये सारी की सारी बनाई गई, सब कुछ चल रहा था, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लैक कर रही थी या लिमिटेशंस आ रहे थे इन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के। वो लिमिटेशंस क्या थे? लिमिटेशंस ये थे कि कुछ कैरेक्टर्स ओवरलैप कर रहे थे, कुछ कैरेक्टर्स मतलब दोनों ही मतलब सपोज 2 किंगडम्स है तो दोनों किंगडम्स को देखने को मिल रहे हैं, या कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं एक ही किंगडम में होने के बावजूद भी। तो ज़्यादा बेटर किस क्लासिफिकेशन सिस्टम को कहा जाए? कैटेगरीज तो सबने बना दी, 4 किंगडम भी दे दिए, 3 किंगडम दे दिए, 2 किंगडम, सब कुछ था, बट अगर हम पूरे इस टाइम फ्रेम को देखें, पूरी इस टाइमलाइन को देखें, तो सबसे पहले कैरोलस लीनियस थे, उनका सिस्टम it was good obviously but it wasn't that acceptable. Why? क्यों नहीं इतना accepted हुआ? क्योंकि कुछ ओवरलैपिंग कैरेक्टर्स हो रहे थे और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हो रहे थे जो उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था उसमें एक ही पर्टिकुलर किंगडम में आपस में डिफर कर रहे थे। तो ये रीज़न था कि उनका जो सिस्टम था उस वक्त के लिए तो एक्सेप्टेड रहा, लेकिन बाद में आकर के उसके कुछ लिमिटेशंस आने लगे। बट ऑफ कोर्स इन साइंसेस जो एक एक्सपेरिमेंट का या एक किसी भी चीज़ का फेलियर होता है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या बन जाता है, उसमें एड ऑन नॉलेज के एड ऑन की तरह काम करता है। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो व्यर्थ नहीं गया, उनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल वेक नहीं चला था, इररेलेवेंट नहीं गया। उनके जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थे उसने डेफिनेटली जो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था हेकल का उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करी होगी। डेफिनेटली प्लांट्स और एनिमल्स तो उन्होंने ही दिए थे ना, हेकल ने तो सिर्फ मोनेरा जो अगला एक और उन्होंने देखा कि एक और कोई ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, उसको ऐड करा। तो कैरोलस लीनियस से हेकल, देन हेकल से कोपलैंड, कोपलैंड ने भी क्या करा, कैरोलस लीनियस और जो हेकल का वर्क था उसमें अपना एड ऑन एक और ग्रुप ऐड कर दिया, दैट वाज प्रोटिस्टा। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही थी, बट कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ लिमिटेशंस आ रहे थे, जैसा कि मैंने कहा कुछ कैरेक्टर्स ओवरलैप कर रहे थे, कुछ कैरेक्टर्स डिफर कर रहे थे। तो अब क्या करा जाए? फिर आता है वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हमें देखने को मिलता है 1969 में, और यही वो सिस्टम है जो आपको स्कूल लेवल पे भी थ्रू आउट पढ़ाया जाता है, जिस पे मोस्ट ऑफ हमारे क्लासिफिकेशन बेस्ड है। बट एक चीज़ हमें और ये याद रखनी है कि उनका ज़्यादा एक्सेप्टेड है इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सबका गलत है, क्योंकि अभी आप जब एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे जूलॉजी में तो यू विल सी दैट देयर वर न्यूमरस क्लासिफिकेशन सिस्टम्स एंड यू वुड हैव टू go through those systems also. Okay, so you cannot just let them go. Okay, you have to study different classification systems also by different scientists. Okay. So in 1969, one of the most accepted classification, that was 5 kingdom classification,
and this particular classification was given by R.H. Whittaker. R.H. Whittaker. He actually studied